एक पहला सवाल ये हमारे सामने आता है कि हमें एरेज की ज़रूरत क्यों है। वंस वी हैव द वेरिएबल टू स्टोर द डेटा। बाय द वे हमारे पास चार तरह के डेटा या पांच तरह के डेटा होल्डर्स हैं। अगर हम देखें, एक लिस्ट कर देता हूँ ज़रा जल्दी, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी उसको आसानी रहेगी कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनमें क्या क्या हो सकता है। पहला है हमारा वेरिएबल जो डेटा होल्डर है। सेकंड कांस्टेंट है। थर्ड एरे है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ, द डेटा होल्डर probably we can have is procedure, and the fifth is function। एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मेंटेनेबल प्रोग्राम बनाना। मेंटेनेबल प्रोग्राम इस चीज़ को कहते हैं जब आपके पास बहुत सारा काम हो और उसमें आप प्रोसीजर्स और फंक्शंस और एरेज को यूज़ करें, तो यू नीड टू हैव लाइक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर फॉर इट। मीनिंगफुल आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि आपके आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, एरे का नाम रेलेवेंट हो। ए बी सी डी एक्स वाई जी ना हो। राइट। ये ए बी सी डी एक्स वाई जी जो है वो मैंने प्रोग्रामिंग की और मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है, मैंने वो प्रोग्राम किसी और को अपडेट करने के लिए दिया, तो वो ए बी सी डी एक्स वाई जी के अंदर घूमता रहेगा, उसकी समझ में नहीं आना कि ये है क्या। सो एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ऊपर एक छोटा सा काम किया हुआ था। ये क्लास लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया है उसको, सेक्शन डिक्लेयर किया है उसका, और उसके अंदर क्लास और सेक्शन का डेटा हमने डलवा दिया है। एक को स्ट्रिंग किया था, एक को चार किया था, फॉर सर्टेन रीजन। लेकिन आप देखिए ना, क्लास को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ रहा है कि किसी क्लास का नाम लिखा जाना होगा या क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह सेक्शन के बारे में हमें समझ में आ रहा है कि सेक्शन के बारे में, तो कहते हैं मीनिंगफुल आइडेंटिफायर। सो ये मीनिंगफुल आइडेंटिफायर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इनको ज़रूर हमने एड्रेस करना है ना। आज हमने बात करनी है थोड़ी सी कांस्टेंट के ऊपर और ज़्यादातर एरे के ऊपर। कांस्टेंट क्या है? जब भी अभी अभी आपको दिखाया इसीलिए कि डिक्लेरेशन हमने की है ये वेरिएबल की, जिसके अंदर वर्ड डिक्लेयर लिखते हैं, आप अपना आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं। यानी इस वक्त जो डिक्लेरेशन हो रही है वो तो हो रही है हमारे पास वेरिएबल की, तो हमने आइडेंटिफायर का नाम लिखा, कॉलन का साइन लगाया, और ये आपने चार स्ट्रिंग और जो कुछ भी लिखना था वो लिख लिया, जिस भी डेटा टाइप का वो वेरिएबल था। कांस्टेंट की डिक्लेरेशन और डेटा बाद में एंटर हो रहा है, सेक्शन में डेटा बाद में एंटर हो रहा है। ठीक। कांस्टेंट की डिक्लेरेशन में आप डिक्लेयर का वर्ड नहीं यूज करते बल्कि लिखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब मैं जो है इसके अंदर एक मशहूर ज़माना कांस्टेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, और इसके फौरन बाद इसके अंदर वैल्यू लगवा देते हैं इसकी। तो 3.14 हमने ये वैल्यू रखवा दी। अब इसमें ये नहीं बताना पड़ा कि ये रियल है कि चार है कि स्ट्रिंग है तो बूलियन है तो कौन है। दैट्स इट। द वैल्यू इज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन द वैल्यू इज एसोसिएटेड। सो पाई की वैल्यू हो गई। अब नाउ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त इस पाई की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ऑल्दो वो तो है भी रियल कांस्टेंट ना, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको चेंज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल, वो अभी हमारे एक प्रोविंस में वो हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आप 16 ईयर एज को भी हम ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे। राइट। सो पहले 18 था, एक कांस्टेंट वैल्यू थी, सबको पता था एनआईसी बनेगा तो होगा। बट अभी उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड पे भी अलाउ कर देंगे, एंड ऑल ऑफ यू यू आर गोइंग फॉर ओ लेवल्स, आपको पता है स्मार्ट कार्ड बना हुआ है आप सबका। सो उन्होंने अलाउ कर दिया, एक लॉ पास होगा, 16 ईयर को अलाउ हो जाएगा। तो एक जमाने में वो नहीं था, अब है। तो इसी तरह से वो जो एज का ब्रैकेट है वो लेसर कर दिया उन्होंने। हम भी ये काम कर सकते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यूज को कुछ अपने हिसाब से चेंज कर लें फॉर सर्टेन रीजंस। राइट। ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको नहीं चेंज करने वाले हम।
हमारे पास जनवरी में 31 डेज हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं चेंज होगा। 24 आवर्स हैं डे में, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होगा, राइट। बट वर्किंग आवर्स चेंज हो सकते हैं। आप कहते हैं, आप पहले जो है ना 8 घंटे काम करते थे, अब 6 घंटे काम करवाएंगे आपसे, 7 घंटे काम कराएंगे, 10 घंटे काम कराएंगे। ये यूनिवर्सल नहीं है, राइट। सो कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं। तो एक तो ये हमने देख भी लिया, और इसको यूज भी कर सकते हैं आप जब जब अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहें, वैसे ही जैसे कि वेरिएबल के साथ इस 3.14 को, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है कुछ, उसके साथ आप इसको यूज करें और काम करते चलें। लेकिन स्टिल पाई इज होल्डिंग वन वैल्यू, वेरिएबल भी यही कर रहा था। पर जरा सा देखें, सेक्शन के अंदर एक कोई चीज जा रही थी, 10 जा रहा था या ए जा रहा था, ये एक एक वैल्यूज जा रहे हैं। जब हम इसी के साथ दूसरी वैल्यूज लगाते हैं तो क्या होता था, पहली वाली वैल्यूज गायब हो जाती थी। सो यही हम भी अभी कह रहे हैं आपसे कि वो जो 16 ईयर किया है, तो 18 वाली मिट गई होगी और 16 लिख दी गई है, चेंज हो गई वो वैल्यू। सो जो वेरिएबल और कांस्टेंट थे, ये दोनों डेटा को होल्ड तो करते हैं, बट इनकी डेटा होल्डिंग कैपेसिटी किसी सिंगल एलिमेंट की है। वो बहुत सारे डेटा को अपने अंदर एंटर नहीं कर सकते। बट इफ यू आर कमिंग फॉर द एरे, और इसी पे हमारी आज की मेन डिस्कशन है कि एरे कैन होल्ड मल्टीपल डेटा वैल्यूज ऑन 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 अ सिंगल अंडर सिंगल आइडेंटिफायर। सो एरे की एक डेफिनेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए। ये अपने पास नोट कर लें, आपके पास एग्जाम में अगर कभी किसी भी वक्त एग्जामिनेशन में किसी ने पूछा आपसे, एग्जामिनर ने, तो यू कैन राइट इट। एरे कैन होल्ड, सॉरी, मल्टीपल वैल्यूज अंडर सिंगल आइडेंटिफायर। नाम एक होगा, डेटा बहुत सारा आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैं 1D के बारे में बात कर रहा हूँ एरे, या 2D एरे के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। चाहे 1D एरे हो, चाहे 2D एरे हो, दोनों इसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं, और दोनों इसमें वैल्यूज ला सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा इसको फिर हम देखना शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। हम अपनी बुक से भी कंसल्ट करेंगे इस बारे में। एरे का पूरा टॉपिक जो है वो हमारे पास चैप्टर 8 में मौजूद है, और इस 8 चैप्टर के साथ हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, अब जब एरे बनता है तो बेसिकली एक एक पूरा कॉलम बन जाता है, कुछ ऐसा। भाई ये 1D एरे है, लेकिन इसके बाहर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इन चीज़ों को भी हमने मेंशन करना है, देखना है, और उनको डायरेक्टली अप्रोच करना है, अंडरस्टैंड करना है। सो अगर इस जैसी कोई चीज़ मुझे बनानी हो, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखवानी हो, तो हाउ कैन वी डू इट। जैसे कि मैंने डिक्लेरेशन दी थी अभी कांस्टेंट की, इसी तरह हम डिक्लेरेशन देने वाले हैं आ, अपने एक एरे की। और ये अभी वन, इस वक्त ये somehow it is not happening, okay, दिस इज a 1D एरे, और इसकी डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं। जब ये बन जाएगा तो वो कुछ इस तरह का एक लिस्ट बना देगा, जिसके अंदर एक कॉलम और मल्टीपल रॉज होंगे। जितने मेरे पास रॉज बन जाएंगे उतने का मैं एरे बना दूंगा अभी। मेरे पास, लेट्स स्टार्ट इट विद, लेट्स सपोज 1 and 2 3 4 5 6 7 and 8। तो ये स्केच भी आप अपने पास, जो लोग अपने पास नोट कर रहे हैं चीज़ें, और स्केच को भी बना लीजिएगा ताकि आपको फायदा हो। 1D एरे डिक्लेरेशन कैसे होगा? 1D एरे की डिक्लेरेशन, आपको वर्ड डिक्लेयर लिखना पड़ेगा, जो कि आप इससे पहले वेरिएबल के साथ लिखते चले आए हैं। एरे का नाम,
भाई एरे बनाना किस काम का है? पहले ये तो डिसाइड किया नहीं है, ठीक है। अब हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एरे का नाम, एरे एरे जो बनाना है उसमें लेट्स सपोज मेरे पास एज है। तो कुछ लोगों की एज लिखी हुई है। अगर एज लिखी हुई है तो मैं मीनिंगफुल आइडेंटिफायर यही है, एज, इसको लिख लूंगा। यानी एज इसमें लिखी जाएगी लोगों की। अच्छा, अब एज लिखी कैसे जाएगी ये डिसाइड होना बड़ा ज़रूरी है। क्या एज नंबर्स में लिखी जाएगी या लिखा जाएगा जैसे हम लिखते हैं ELEVEN? हमारे हिसाब से नंबर्स में लिखना ज़्यादा आसान है। तो इसके बाद क्या करेंगे, डिक्लेयर एज विच मीन्स ये है इसका आइडेंटिफायर। उसके बाद हमने लगाना है एक अदर कॉलन, जैसे आप एरे में लगाते चले आ रहे थे, वेरिएबल में लगाते चले आ रहे थे, बट दिस टाइम you need to write the word array over here. After this, you need to provide the starting position and the end position of this array. ये कहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा? तो हमारे पास 1 से लेकर उसको 8 तक जाना है। तो मैं यहाँ एक कॉलन लगाऊंगा और एक 8 लिख दूंगा। Let's just close it. अब रह गया कि इसके अंदर डेटा टाइप क्या है। तो द डेटा टाइप वी हैव, तो द डेटा टाइप वी हैव, इसके लिए मैंने ऑफ लिखा है। और हमने डिसाइड किया था इसमें एज जो है वो हम नंबर्स में लिखेंगे, होल नंबर्स में ऑब्वियसली, तो वो इंटीजर होना चाहिए। ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हुई, एरे बन गया है। यानी ब्लैंक इस टाइप की एक चीज कंस्ट्रक्ट हो गई है हमारे पास, जो जिसको हम देख रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें होंगी सामने सामने जो नजर आ रही हैं। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका नाम होता है इंडेक्स नंबर्स। और जो डेटा अंदर आएगा, अभी कोई डेटा आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो उनको बोलेंगे एलिमेंट या एलिमेंट्स। ये याद रखने की बात है कि ये जब डेटा अंदर आएगा, ये विदाउट इंडेक्स नंबर अंदर जा नहीं सकता। तो कोई इंडेक्स नंबर हम प्लॉट करेंगे जिसकी वजह से अंदर डेटा जाएगा, अदरवाइज वो डेटा अंदर नहीं जा सकता। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल या सॉरी एरे के अंदर एक डेटा डलवाता हूँ और इसी लोकेशन लेट्स सपोज डायरेक्टली 2 पे डलवाता हूँ। ठीक, सो आई probably going to use the index number and going to provide the value of the element to store over here. How we can do it? It's a very simple task. मुझे सिर्फ लिखना है एज, ये स्टैटिक है बाय द वे। एज लिखा मैंने और मैं इसके साथ नंबर लिख देता हूँ कि कौन से डेटा के ऊपर लिखवाना है मुझे। एरो करूंगा, इस एरो को हम बोलते थे असाइनमेंट ऑपरेटर। और मैंने एज लिख दी लेट्स सपोज 15, एज इट इज इंटीजर। सो मुझे कोटेशन वगैरह यूज नहीं करना। सो जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी, इसका मतलब है 15 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, लोकेशन नंबर 2 स्ट्रेट अवे। राइट, ये तो हो गया स्टैटिक, यानी कि ये प्रोग्राम के अंदर ही लिखा हुआ है, जिसने वैल्यू उठाई और यहाँ 15 लिखवा दिया है। बट व्हाट इफ I wanted to use it, I wanted to wanted my user who is using the program कि वो खुद लिखे, तो क्या होगा? वो कुछ भी नहीं। बहुत आसान है, आपने वो प्रॉम्प्ट मैसेजेस आउटपुट के थ्रू दे दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं इनपुट करो। क्या इनपुट करो? आपने लिखा एज एंड अगेन लेट्स राइट इट लोकेशन नंबर 2 अगेन। अब वो यूजर की मर्जी है कि उसने क्या लिखी एज। हमें नहीं पता इस वक्त कि यूजर कौन सी एज लिखने वाला है इसी सर्टेन लोकेशन पे। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसके ऊपर अगर पहले से डेटा लिखा हुआ है ये 15 वाला, और यूजर ने भी इसी के ऊपर कोई और डेटा लिखा, तो कौन सा बचेगा जो बाद में आया है? अगर ये बाद में आया है तो यही बचेगा। तो हो सकता है यूजर ने कोई और एज लिख दी। राइट, तो ओवर राइट होगा पुराने वाले के ऊपर।
अच्छा जी, मैं यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप ले रहा हूँ। मुझे ये बताइए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन ओपन योर माइक। वन बाय वन कीजिएगा, क्योंकि लोग थोड़े से आज आपके पास यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो ऐसा ना हो कि कोलाइड करे हमारे पास। सर आप आजारी। जी तनवीर। सर अगर हमें पास एक रेंज ऑफ नंबर्स है और उन्हें ऑटोमेटिकली प्लॉट करना है तो ऐसा कोई हाँ, ऐसा सिस्टम है? मैकेनिज्म है, ऐसा मैकेनिज्म है कि देखे ना, ये तो बड़ा पथेटिक लगा अभी तक तो ना, कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, व्हाट इफ के जो नाम लिखना है वो 800 हो, व्हाट इफ 800,000 हो, तो क्या करेंगे यार? मुसीबत नहीं पड़ जाएगी हम लोगों को? हम सारे प्रोग्राम के अंदर यही लिखते रहेंगे, जिंदगी गुजरने वाली है हमारी ना इसी काम में। तो व्हाट टू डू? यस, द सेकंड स्टेप इज दिस वन, दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू डू नाउ। एनी अदर क्वेश्चन? ये तो हम करने वाले हैं, इसके अलावा चलें। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। ये वाला काम, इसका मतलब है कि है तो बहुत अच्छा, काम तो कर रहा है, बट हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया हुआ। ठीक है, तो पसंद जो आने वाला है इसके बाद, यानी कि स्टेप नंबर 1 अगर मैं इसको कहूँ, तो स्टेप नंबर 2 में मैं किसी लूप वगैरह को यूज़ करके ये काम करूँगा। एंड नाउ, मेरे लिए जो सबसे आसान लूप इस सर्टेन सिचुएशन में है, वो है फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे लगता है भाई? फॉर लूप बहुत आसानी से लगता है, आपने सिर्फ लिखना है फॉर, और मैंने इस वक्त वेरिएबल का नाम देखें फिर से, वेरिएबल का नाम इसमें यहाँ फौरी तौर पे वेरिएबल का नाम आता है इंडेक्स 1 to 8, क्योंकि 8 टाइम चलना है उसने, तो 1 to 8 लगा लेते हैं। और मैंने उसमें बहुत सिंपल सा काम किया, एक लाइन का काम। और मैंने क्या कहा है? इनपुट एज, और मैं यहाँ पे इस वक्त इंडेक्स लिख रहा हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। इस इनपुट को लिखने से होगा, इंडेक्स को लिखने से होगा क्या? क्योंकि आपको ये बात पता है कि फॉर लूप जो है, सबसे पहले वैल्यू यहाँ से इस जगह से यहाँ पे लेके जाता है। सो उसने जब फॉर लूप ने ये वैल्यू ली होगी 1 की, और एज के साथ अब 1 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारा तो टारगेट अचीव हुआ। उसने 1 लिखा है, और मैंने यहाँ से लूप में नेक्स्ट लगाया और कहा कि इंडेक्स के ऊपर वापस चले जाना। तो ये उठ के यहाँ से ऊपर फॉर इंडेक्स पे वापस आएगा और कहेगा क्या मैं रीच कर गया हूँ 8 पे? और ऑब्वियसली हम रीच नहीं करें हैं 8 के ऊपर। इंडेक्स के अंदर क्या है? उसने कहा 1 लिखा हुआ है अभी, कहते +1 करा लो इसको, नेक्स्ट इंडेक्स लो इसका, विच इज 2। सो नाउ इधर 2 लिखा हुआ है हमारे पास, और 2 के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 की वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे, और ऑब्वियसली लोकेशन नंबर 2 पे डेटा डलवाएंगे। तो अगर मैंने 1 पे डलवाया, एंड लेट्स सपोज देर इज 11, एंड देर एट लोकेशन नंबर 2 देर इज 13, एंड लोकेशन नंबर 3 17, एंड 18, एंड 15, एंड 12, एंड सो ऑन। ये ऐसे करके यही 3 लाइनें टोटल 8 एलिमेंट्स का डेटा अपने अंदर स्टोर करवा लेंगी। एनी कंफ्यूजन ऑन इट? एक्सक्यूज मी सर। स्ट्रेट है, कोई मसला तो नहीं है? हम सर। जी जी। सर इसमें हमें एलिमेंट्स तो पता नहीं थे जो आपने फॉर इंडेक्स 1 to 8 है, इसमें आपने इंडेक्स की तो बात नहीं की। ओके तो ग्रेट। इंडेक्स में हम इनपुट पहले लिखेंगे ना, इनपुट इंडेक्स, फिर फॉर इंडेक्स लिखेंगे अच्छा 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 अच्छा। ताकि यूजर खुद गुड, इनपुट वेरी करे। गुड वेरी गुड। आपका बिल्कुल कंफ्यूजन जो है ना, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही प्लॉट हुआ है। देखो, अगर आप अलाउ करें मुझे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है? जिधर मुझे 8 का भी नहीं पता, मुझे 800 का भी नहीं पता, बल्कि कुछ भी नहीं पता। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप? इस क्वेश्चन के अंदर उसने 2 एरेज करवाए हैं। उसने कहा एक 1D एरे, आप क्या करें, टीम्स का खोलें, टीम नेम के हिसाब से, जिसके ऑब्वियसली डेटा टाइप अभी आपसे डिस्कस करूंगा मैं थोड़ी देर में आके, अगर टाइम बचा हमारे पास।
और दूसरा है वेरिएबल लीक साइज। इस लीक साइज के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने 8 लिखी थी। अब वी डोंट नो क्या लिखी है, एंड वी डोंट केयर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर जैसे आप कह रहे थे, तो मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं, मैं इस 8 को रिप्लेस करूंगा लीक साइज से। और जैसे ये लीक साइज से मतलब रिप्लेस हो जाएगा, तो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी वी डोंट केयर कि कितनी भी है, वो उतनी दफा चलेगा ना। हाँ, फिर इसके साथ क्या करना होगा, ऑब्वियसली इधर भी लीक साइज लिखा हुआ होगा हमने। गॉट इट। तो एक ही वेरिएबल दो जगह पे एक साथ काम कर रहा होगा, एंड दैट्स हाउ वी नो कि ये कैसे करना है। इनपुट करवाया है यूजर ने, यानी प्रोग्रामर एग्जामिनर ने, ये नहीं करवाया है, दैट्स अनदर गेम। ठीक। हम अभी इसको क्योंकि बेसिक लेवल पे समझ रहे थे, इसलिए मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है। इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन अगर हो तो बताइए। लिटिल बिट क्विकर देन। अभी हमें इसमें थोड़ा सा तेज चलना चाहिए अब। चलें, तेज तेज हो जाए थोड़ा सा। प्लीज यूज योर चैट बॉक्स एंड सेंड मी। श्योर सर, आप दे देंगे। जी जी। क्या चीज? सर मैं कह रहा था आप बेशक दे दो, उसका नहीं। हाँ सही है। अच्छा, मैं प्लीज यूज योर चैट बॉक्स टू सेंड मी कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस स्टोर डेटा को, सबको जो स्टोर हो गया है, इन सबको आउटपुट करा दूँ। चैट बॉक्स में बताइएगा जरा प्लीज। माई क्वेश्चन इज माई क्वेश्चन इज कि अभी तो मैंने इनपुट कराया ना, इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ था, इनपुट में करवा रहा हूँ ये डेटा को, ये वाला। अभी मुझे अगर इन्हीं सारे डेटा को आउटपुट करवाना है, तो व्हाट शुड आई डू कि मुझे सारा डेटा डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन के ऊपर ना। इन 8 डिफरेंट एलिमेंट्स का, 8 डिफरेंट एलिमेंट्स का डेटा मुझे नजर आए स्क्रीन के ऊपर। क्या करें? अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं हमें। ठीक है। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, कुछ कुछ प्राइवेटली भी आ रहे हैं। प्राइवेट आंसर जो एक आया हुआ है मुझे, वो उसमें थोड़ी गड़बड़ है। ठीक। सो लेट मी राइट द ओनली द लाइन विच आई वांटेड टू चेंज। ठीक है। अब जो लाइन मैं चेंज करने वाला हूँ, वो होगी सिंपल ये वाली लाइन। इस लाइन को चेंज करके मुझे क्या करना है, आउटपुट वही लिखूंगा एज, और वही लिखूंगा इंडेक्स, और कुछ भी चेंज नहीं करना। एवरीथिंग शुड बी सेम। ऊपर वाली लाइन सेम होगी, नीचे वाली लाइन सेम होगी, तो ये आउटपुट हो जाएंगे सारे स्टोर्ड हुए हुए। अब नाउ वी आर गेटिंग देम आउट फ्रॉम द सिस्टम। सो ये तो हो गया डेटा इनपुट भी, डिक्लेरेशन भी, आउटपुट भी, स्टोरेज भी, एवरीथिंग इज फाइन। एक चीज का जरा सा ध्यान कर लें। एक आध चीजों की मैं प्लॉटिंग कर दूं आपको जरा जल्दी जल्दी से, कि ये हो क्या रहा है। एग्जामिनर ने एक दफ़ा पूछ लिया हमसे कि ये जब एरे की डिक्लेरेशन करते हैं आप, तो उसमें क्या क्या होता है, यानी कि एरे की डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। तो हमने उसको बताया, भाई ये जो चीज़ होती है ना, इसको कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है। फिर हमने इस चीज़ का एक सर्टेन नाम रखा है, उसको कहते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड या लोअर बाउंड वैल्यू, दोनों कह सकते हैं। ये है अपर बाउंड। एंड ऑब्वियसली ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, आखिरी जो चीज़ बची है, इसको हम कहेंगे डेटा टाइप।
तो ये चीज़ उसने पूछी थी, हमें बतानी चाहिए थी, लाजमी लाजमी बात है। तो उसको ज़रा मेंशन करना बड़ा ज़रूरी था। तो दैट्स द मेन थिंग जो कि आप बता सकते हैं। एंड देन एक और क्वेश्चन ये है कि हाउ यू कैन इनपुट द डेटा इफ द एरे साइज इज लार्ज ह्यूज। सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑब्वियसली वी कैन प्लेस अवर एलिमेंट्स ऑन द डेटा। सो ये इन चीज़ों को ज़रा सा हमने ध्यान रख के चलना है। अच्छा, नाउ let me try to go for the next part which is a 2D array। आज हम शायद डिक्लेरेशन का पार्ट कर सकें, पता नहीं, मैं क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन बहुत सारा है तो शायद मैं सारी चीज़ों को क्लियर ना कर पाऊँ आपके साथ। 2D कैसे करता है और 2D एरे अगर बनेगा तो उसकी शक्ल क्या होगी। 2D एरे अगर बनेगा हमारे पास तो वो एक टेबल की फॉर्म में बनेगा। इसमें हो सकता है मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 बनाए, और इसमें मल्टीपल रॉज जरूर होंगे। सो दिस टाइम वी हैव कंक्लूडेड 1 2 3 4 5 6 7, और हमें 7 और 1 2 3 कॉलम्स के हिसाब से इसको बनाते हैं। इस दफ़ा हम कह देते हैं कि ये हमारे मार्क्स का एरे, शायद टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 के मार्क्स हैं। ठीक, तो मैंने इसको मार्क्स का एरे अपने हिसाब से भी बना लिया। एग्जामिनर जिस तरह से दे रहा होता है हमें उस तरह से करना होता है। मैंने आपको एक ऑलरेडी दिखा दिया कि एग्जामिनर ने हमें चीज़ें बताई हुई हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं बताई होंगी फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। कुछ जगहों पे नहीं भी बताता एग्जामिनर, तो वो हम अपना फिर अपनी प्लॉटिंग करते हैं। ओके, 2D एरे कैसे डिक्लेयर होगा, तो याद रखिएगा इसकी भी डेफिनेशन वही है। एरे कैन होल्ड मींस 2D एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज अंडर सिंगल आइडेंटिफायर। सिर्फ एक चीज ऐड जो इसके अंदर आप बाद में कीजिएगा, कॉमा लगा के इन मल्टीपल कॉलम्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मैं जरा सा आपको सही करके बता रहा हूँ कि जब आप 1D एरे होगा तो इन सिंगल कॉलम, और जब ये 2D एरे होगा तो इन मल्टीपल कॉलम्स आपने इसी डेफिनेशन के साथ ऐड करना है। चलिए जी, 2D एरे की डिक्लेरेशन जरा जल्दी से कर देते हैं। डिक्लेयर, सेम वर्ड जैसे हमने ऊपर यूज किया था, थोड़ा सा उसको भी सामने रखते हैं ताकि दोनों चीजें जहन में हमारे रहें। इस दफा हमारे पास मार्क्स है। नाउ अगेन कॉलन द वर्ड एरे, एंड दिस टाइम लेट मी स्टार्ट इट विद अगेन 1। लेकिन ये वाला 1 है, इसको हम कहेंगे रॉ का 1 है, रॉस का 1 है। कॉलन कितने हैं टोटल, 7 है, तो हम इसको 7 कह देते हैं। यहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे और कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे, पहले हमने ऊपर वाले में ब्रैकेट क्लोज कर दिया था। नाउ सेकंड इज अगेन 1, क्योंकि 1 से मेरे पास स्टार्ट है कॉलम, और कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 3 तक कॉलम लगाएंगे, 3 लिख देंगे। अब मार्क्स भी इत्तेफाक से इंटेजर होते हैं, तो लेट्स राइट ऑफ इंटेजर over here, and this is created. So the 2D array is right now created. But what if directly, if I wanted to write some data over, probably over here on this area, ठीक है, तो हम ऐसे स्टैटिक जरा डाल के देखते हैं ना, पहले जैसे हमने ये वाली स्टैटिक किया था, इसी को करके देखते हैं। ये डिक्लेरेशन तो हो गई। ये याद रखने की बात है कि इन चीज़ों को हम रो बोल लें और ये चीज़ें कॉलम है, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। आपके मैं कॉलम पहले लगा दूं और रॉ पहले लगा दूं, डिक्लेरेशन में नहीं चेंज कर सकते। आगे चल के हम जो करना चाहें कर लें, यहाँ नहीं हो सकता कुछ भी। ओके, नो, हमने प्लेस किया कि हमें इस जगह पे डेटा डालना है, तो मैंने क्या करना है, सिंपल, वैसे ही जैसे हमने लिखा था MARKS, पहले एज लिखा था, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब दो वैल्यूज हैं,
तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी लोकेशन पे हमारा डेटा पड़ा है। लोकेशन नंबर 5, रॉ पहले चलेगी जैसे कि कहा गया है। तो मैंने कहा भाई 5 कॉमा, और ऑब्वियसली अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 2 है। 5,2 पे मुझे डेटा चाहिए, और वो डेटा क्या चाहिए? लेट्स सपोज हमने 100 लिखवा दिया। सो दिस इज नाउ पॉपुलेटेड विद 100। राइट, अगेन पैथेटिक है। वही बात है कि हमें बहुत सारा कुछ अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसके दो तीन तरीके हैं डेटा डालने के। इनपुट तो वैसे ही होगा, अगर मैं मतलब लाइक इफ आई वुड लाइक टू हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, इससे पहले इनपुट लिख दूं जैसे कि यहाँ लिखा था, तो ये तो सेम टाइप की चीज़ हो जाएगी। बट फॉर लूप के अंदर इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, मैं आसान वाली आज बात बता रहा हूँ, फिर मुश्किल वाली नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं वन 1 मिनट एंड अराउंड 2 मिनट में। फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें मैंने लिख दिया है इस दफ़ा रोज में मैं डेटा डाल रहा हूँ। हमने कहा था मीनिंगफुल नाम रखा करेंगे। इक्वल्स टू 1 2 7, क्योंकि 7 मेरे पास रोज हैं, और इसमें इनपुट कराना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इनपुट करें मार्क्स लोकेशन नंबर रो विच इज होल्डिंग 1 राइट नाउ, कॉमा, मैंने स्टैटिकली 1 लिख दिया है, विच मीन्स दिस इज अ कॉलम। सो यहाँ पे डेटा आने वाला है 1,1 के ऊपर। कोई भी लिखेगा वो इस जगह डेटा लिखेगा। फिर मैं दोबारा इनपुट ले रहा हूँ। ये स्पेशली आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में खुद भी ये करवा चुका है। ऑब्वियसली जब मैं ऐसे करूँगा, रो रो 1 कॉलम 2, तो इधर डेटा जा रहा है। फिर मैं कहूँगा इनपुट अगेन मार्क्स रो 3, तो इधर डेटा जा रहा है। तो वी आर प्लेसिंग डेटा हॉरिजॉन्टली राइट नाउ। नेक्स्ट करेंगे और हम लिख देंगे रो। तो जब ये 3 लोगों का डेटा हमने यहाँ पे कर दिया है, तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने पे हम यहाँ से 2 प्लेस करेंगे। तो बेसिकली हर जगह पे अब 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इस जगह इस जगह इस जगह डेटा डालूंगा। और जब ये नीचे से वापस मूव ऑन होके ऊपर आएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये इसको 3 पास कर देगा।